स्वागत है आप सभी का राइस सिविल सर्विसेज की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम पिछली क्लास में अगस्त का करंट अफेयर पढ़ रहे थे, उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हमने फेमस पर्सनैलिटीज़ पढ़ ली थी। राजस्थान के बारे में चर्चित व्यक्तित्व और चर्चित योजनाओं के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। अब हम आगे चलते हैं हमारे नेशनल करंट अफेयर की ओर जो अगस्त में रहा। तो सबसे पहले आता है राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। क्या आता है? राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। ये कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा कि भाई हमने सुना है कि जब है ना खेती की जाती है तो उसमें कई बार कई ऐसे कीड़े लग जाते हैं जिस वजह से वो फसल पूरी खराब हो जाती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया है नेशनल लेवल पर, उसका नाम है राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली NPSS। क्या नाम है? NPSS। ठीक है, ये कृषि मंत्री जो हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा लॉन्च की गई है। कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से 15 अगस्त को लॉन्च की गई है। AI आधारित टेक्नोलॉजी है ये। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टेक्नोलॉजी है ये। इसका उद्देश्य क्या है? कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना और कीट प्रबंधन के प्रति उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना। यानी कि ये कहना ये चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक ऐसी प्रणाली लॉन्च की है जो AI आधारित है, जिससे किसान जो है, जब आपने देखा होगा कि भाई जब हम खेती करते हैं तो हमारे जो किसान वगैरह हैं ये उर्वरक फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि है ना उनकी जो फसल है उसके अंदर कीड़े ना लगें और इस तरीके की चीज़ें ना हो। तो इसके लिए किसानों की जो डिपेंडेंसी है किस पर? खुदरा विक्रेताओं पर कीटनाशक के, उसको कम करने के लिए कि इनको पहले से ही पता रहे कि भाई ऐसे कीट को कंट्रोल करने के लिए कौन सा कीटनाशक यूज़ किया जाएगा या क्या क्या हमें खरपतवार हटाने चाहिए या इस तरीके की चीज़ों के लिए उनमें एक साइंटिफिक अप्रोच डेवलप करने के लिए इन्होंने इस प्रणाली को बनाया है। उसका नाम है NPSS। तो आपको याद क्या करना है कि भाई एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेकर आए हैं इसको, उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। कब लेके आए हैं? 15 अगस्त को, यानी कि स्वतंत्रता दिवस वाले दिन। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड टेक्नोलॉजी है? ये AI आधारित टेक्नोलॉजी है। अब जैसे ये स्कीम आ गई, ये जो भी एक एग्जांपल है, ये आप इसको अगर मेल से कनेक्ट करो तो आप थोड़ा देख सकते हो कि जब आप टेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो टेक्नोलॉजी में AI से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ते हो। AI आपको एक स्पेशल टॉपिक दे रखा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आप चाहो तो उसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो कि भाई हाल ही में हमारे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक AI आधारित प्रणाली लॉन्च की है जिसमें कीटों पर नियंत्रण करने के लिए एक प्रणाली लॉन्च की गई है जो किसानों की निर्भरता को कम कर देगी। तो इस तरीके से आप करंट के हर टॉपिक को अपने मेंस में यूटिलाइज कर सकते हो। प्री में तो करोगे ही करोगे कि प्री में तो खैर क्वेश्चन ये है कि RPSC का एग्जामिनर डिसाइड करता है कि भाई क्या आपसे पूछना है, लेकिन मेंस में आपके ऊपर एक ओपन ग्राउंड होता है जिसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस चीज़ को अपने आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ कर रहे हो। तो करंट को ऐसे मत सोच के पढ़ो कि भाई हमें बस केवल प्रीलिम्स में यूज़ करना है, प्री के बाद हमें इस करंट को भूल जाना है। इस तरीके से मत पढ़ो, करंट को ऐसे पढ़ो कि आप इसको मेंस में भी यूटिलाइज कर सको। मतलब आपके मन में खुद से सेल्फ एक विचार आना चाहिए जब आप आंसर राइटिंग करो। तो आप ये ध्यान रखना कि कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो तो आप क्वेश्चन लिखने में कुछ ना कुछ उसमें डेटा या फैक्ट डालने की कोशिश करो। जैसे कि कोई आपने स्कीम डाल दी या कोई करंट का कोई चीज़ आई है कोई नई उससे रिलेवेंट, वो आपने उसमें डाल दिया, या कोई डेफिनेशन अच्छी है किसी चीज़ की तो आप वो डाल सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और, जब भी आप मेंस का कोई आंसर लिखो तो उसके अंदर आप देखो तीन बॉडी होती है इंट्रोडक्शन इसकी आंसर की। एक तो आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, एक आप लिखते हो उसकी मेन बॉडी और एक आप लिखते हो उसका कंक्लूजन। और ये मैं बात कर रही हूँ 10 मार्क्स के क्वेश्चन की। इसी तरीके से हम आंसर लिखते हैं कि भाई शुरू में थोड़ा बहुत एक लाइन का हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं क्योंकि RPSC जैसा है एक ही पेज मिलता है हमको, बहुत कम स्पेस होता है उसमें, उसको कंक्लूड करना होता है, तो इस वजह से हम इंट्रो एक ही लाइन का रख पाते हैं, फिर मेन बॉडी लिखते हैं, फिर कंक्लूजन। तो मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि आप जो इसका इंट्रोडक्शन है वो किसी कोट से शुरू करो या फिर डेफिनेशन से शुरू करो। पर डेफिनेशन एक ऐसी चीज़ हो जाएगी जो सभी बच्चे लिखते हैं डेफिनेशन, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हर किसी के पास यही चीज़ें होती हैं कि भाई किसी के बारे में कुछ पूछा है तो उसकी आपने डेफिनेशन लिख दी। लेकिन आप किसी कोट से अगर शुरू करोगे ना तो वो अच्छा लगेगा, स्पेशली पबेड और एथिक्स में। सारे आंसर्स में आप कोट से शुरू कर सकते हो और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा
और कोई भी कोर्ट ये भी है कि भाई आपको कोई कोर्ट लिखा आपने, है ना, मैं पबेड की बता रही हूँ, तो कोर्ट में आपको पता नहीं है कि भाई ये किन का दिया हुआ है, पर आप अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोर्ट है तो आप उसको फर्स्ट ARC की रिकमेंडेशन करके लिख सकते हो या सेकंड ARC की, क्योंकि एग्जामिनर इतना चेक नहीं करता, और ये थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए इतना कि आप उसको चला दो वहाँ पे। और मगर क्या है, ऐसा लिखने से कि भाई ये कोर्ट इस संस्था ने दिया है या इस पर्सनैलिटी ने दिया है, उस कोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इनहेंस हो जाती है। तो इस वजह से मैं ऐसे कह रही हूँ कि आप कोर्ट लिख के और उसके आगे कोशिश करो कि आप उसका राइटर लिखने की कोशिश करो कि भाई ये दिया किसने, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करो। एक BR अम्बेडकर है, ये हर जगह चल जाते हैं, मगर कैसे कोर्ट होने चाहिए इनके लिए एथिक्स से रिलेटेड कोर्ट रखो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोर्ट रखो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से। 3 तरीके के कोर्ट इनके नाम से चल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप मेन बॉडी लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। तो कोशिश करो कि ये जो मेन बॉडी आप लिख रहे हो इसमें कहीं ना कहीं कोई स्कीम डाल दो या कोई डेटा डाल दो, और वो डेटा आप या तो सर्वे से उठा सकते हो, राजस्थान का अगर क्वेश्चन है तो, और चाहो तो करंट से उठा सकते हो। तो करंट को इस तरीके से पढ़ो कि आप वहाँ यूटिलाइज कर सको, ठीक है। अब हम आगे हमारे मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा भटक गए थे, मेंस की तरफ चले गए थे, अब आगे हम वापस से हमारे करंट की तरफ आ जाते हैं अगस्त के। तो हमने अभी पढ़ ली कि भाई NPSS क्या है। शिवराज सिंह चौहान कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से 15 अगस्त को लॉन्च किया गया, AI आधारित पोर्टल है और किसानों की निर्भरता को कम करेगा। ये किस पे? कीटनाशक विक्रेताओं पर। आगे चलते हैं, आगे आती है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये कोई करंट की स्कीम नहीं है, ये तो बहुत पुरानी स्कीम है, लेकिन करंट में ये इसलिए है क्योंकि हाल ही में इस स्कीम को पूरे 10 साल हो चुके हैं। 2014 में ये लॉन्च हुई थी और अभी कौन सा साल है? 2024, तो 10 साल हो गए, यानी कि एक डिकेड पूरा कर लिया इन्होंने। तो अपने एनिवर्सरीज बनाते हैं, ऐसे इसकी डिकेडल एनिवर्सरी है ये किसकी? PM जनधन योजना की। इसके अंदर था क्या? इसके अंदर ये था कि भाई ये फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए बनाई गई थी इसकी, कि जो लोग हैं, जैसे कि राजस्थान के लोग हैं या इंडिया के जो लोग हैं, सबके खाते खोले जाएंगे बैंक में। बैंक अकाउंट्स खोलने से क्या होगा कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होगा, और दूसरा ये कि सरकार का मेन उद्देश्य ये था कि भाई DBT दिया जाएगा आगे से, यानी कि जो भी सरकार बेनिफिट्स देती है अपने लाभार्थियों को, वो किसके माध्यम से देगी? बैंक के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के उद्देश्य से ये खोला गया था। शुरू में ये था कि भाई आपको खाते में 10,000 रुपये डाल के दिए जाएंगे, ठीक है, 10,000 रुपये नहीं, ये था कि खाता खोला जाएगा और ये बोला गया था कि भाई खाते में आपके पास पैसे नहीं है पर फिर भी आप 10,000 रुपये तक क्या कर सकते हो? विड्रॉल कर सकते हो, यानी कि निकाल सकते हो। तो इस तरीके से ये PM जनधन खाते खोले गए थे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि 15 अगस्त 2014 को तो ये खोले गए थे, और अभी क्या हो गया, इस योजना को पूरे कार्यान्वयन को पूरा क्या हो गया है? 1 दशक हो गया है, ठीक है। उपलब्धियां देख लो कि अब तक टोटल कितने खाते खोले जा चुके हैं? 53.13 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, ठीक है। तो ये PM जनधन योजना इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड है ये, तो आपको याद रखना है कि इसमें 10 साल पूरे हो चुके हैं, और थोड़ा सा अगर ये याद रह जाए तो रख लेना भाई, ये काम आ सकता है आपके मेंस में कि इतने खाते खोले जा चुके हैं लगभग, ठीक है। उसके बाद आता है गिव अप अभियान। गिव अप का मतलब क्या होता है? गिव अप कर देते हैं हम किसी चीज़ से। ये स्कीम शायद अपन ने पहले पढ़ ली थी पर मुझे कंफर्म नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। गिव अप करना मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ देना। ये तो एक नेगेटिव सेंस में होता है गिव अप का मतलब, पर यहाँ गिव अप का मतलब बहुत पॉजिटिव सेंस में लिया गया है कि भाई जो PDS फैसिलिटीज़ होती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज होती हैं, जिसमें राशन की दुकानों पर अनाज बांटा जाता है गरीब लोगों को या BPL फैमिलीज़ को, ठीक है। तो उसके लिए ये स्कीम चलाई गई है कि भाई जो लोग सक्षम हैं वो अपनी इच्छा से इसमें गिव अप कर दो। कई लोग आपने देखा होगा कि भाई जो PDS शॉप्स होती है इसमें 2 तरीके के लोग आते हैं, एक तो जो जेन्युइन है और एक जो होते हैं फेक होते हैं, ठीक है, जिनको ज़रूरत नहीं है, जो सक्षम है ऑलरेडी। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट की गई है कि भाई गिव अप अभियान के तहत आप अपनी स्वेच्छा से अपने इस अधिकार को त्याग दो, ताकि सरकार इसके जो वास्तविक लाभार्थी हैं उनको इसका लाभ दे सके। यानी कि गिव अप अभियान किससे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा PDS से रिलेटेड है। खाद्य नागरिक आपूर्ति और कौन सा मंत्रालय चला रहा है इसको? उपभोक्ता मंत्रालय चला रहा है, ठीक है। अब आता है मिशन मधुहारी। मिशन मधुहारी ये है कि भाई डायबिटीज से रिलेटेड ये अवेयरनेस फैलाने के लिए मिशन है। तो इसमें टाइप 1 डायबिटीज जो है, 2 तरीके की डायबिटीज होती है, DM1 और DM2, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये बात करें टाइप 1 यानी DM1 डायबिटीज मेलिटस 1 की। तो इसके लिए ये स्कीम चलाई गई है कि भाई लोगों को क्या किया जाए? अवेयर किया जाए कि DM1 डायबिटीज जो है ये, जैसे कि आप
का जो डेली रूटीन है वो अच्छा हो, आप टाइम पे खाना लो, टाइम पे नींद लो, अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह इन चीज़ों से दूर रहो, ओबेसिटी आपको कम हो, तो उस चीज़ों के लिए जागरूकता फैलाने के लिए ये DM1 डायबिटीज़ DM1 की जागरूकता के लिए है। ये चला कौन रहा है इसको? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, दूसरा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा क्लिंटन फाउंडेशन, तीन मिलकर चला रहे हैं। कौन कौन से? एक तो है देखो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, दूसरा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसको आप ऐसे लिख लो नेशनल हेल्थ मिशन। याद आ गया, नेशनल हेल्थ मिशन आया था जिसमें कुछ बात की गई थी कि भाई हम इस बीमारी को इरिडिकेट करेंगे, एनीमिया को इरिडिकेट करेंगे, प्रश्नंदर को 2.1 लेके आएंगे, इस तरीके से ही मिशन आया था। तो उसी का एक पार्ट है ये, जिसमें डायबिटीज़ के लिए अवेयरनेस, डायबिटीज़ को भी कम करना था। तो एक तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, एक NHM और एक है क्लिंटन फाउंडेशन। ठीक है, तो तीन तरीके के विभाग हो गए। एक तो राजस्थान का तो खुद का कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। सेंट्रल लेवल पर कौन सा है? नेशनल हेल्थ मिशन। और तीसरा है क्लिंटन फाउंडेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आती है कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान। कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान जो है, ये अभियान चलाया गया, देखो नाम से समझने की कोशिश करो। कुल्हाड़ी कहाँ चलती है? कुल्हाड़ी वनों में चलाई जाती है, पेड़ों पे चलाई जाती है। तो कुल्हाड़ी बंद यानी कि पेड़ नहीं काटे जाएंगे अब से। तो ये स्कीम उसी के लिए है कि जो PM मोदी पहले मन की बात किया करते थे, उसमें उन्होंने रणथंभौर के लिए अनाउंस किया था कि भाई कुल्हाड़ी बंद कर दी जाएगी, यानी कि यहाँ पे पेड़ों की कटाई बंद है रणथंभौर वन क्षेत्र में। तो उससे प्रेरणा लेके वहाँ के जो लोकल लोग थे, उन्होंने भी उससे प्रेरणा लेके वनों की कटाई बंद कर दी। और इससे पहले ये 1991 में करौली के जो कैला मैया एक स्थान कहलाता है त्रिकूट पर्वत पर, वहाँ पे भी ये कुल्हाड़ी बंद पंचायत चलाई गई थी। तो अभी ये फेमस इसलिए हुई है, बस इसलिए क्योंकि मन की बात में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए किसने बोला है? PM मोदी ने, कि भाई क्या कर दिया जाएगा? कुल्हाड़ी बंद अभियान चलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है मानस अभियान। मानस अभियान चलाया गया हनुमानगढ़ के जिला कलेक्टर के द्वारा। ये अभियान चलाया गया है कि भाई आप जो नशा करते हैं लोग, आपको पता होगा कि ये जो क्या बोलते हैं, पंजाब के साइड का एरिया है, पंजाब और इधर वाला जो एरिया है, ये पूरा ड्रग एडिक्ट एरिया कहलाता है। ठीक है, और ये क्योंकि यहाँ पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इस तरीके से ये जो पाई गोल्डन क्रेसेंट बनता है, तो उसकी वजह से ये पूरा ड्रग एडिक्ट एरिया कहलाता है। तो यहाँ के लोगों को नशे से मुक्त करवाने के लिए अभियान चलाया गया, मानस अभियान, जिसकी टैगलाइन है जिंदगी को हाँ और नशे को ना। क्या? नया नहीं, ना। जिंदगी को हाँ और नशे को ना कहें। ठीक है, और इसके लिए कुछ मानस सखी बनाई गई है, जैसे पंचायत लेवल पर उषा होती है। उषा क्या करती है? उषा और आशा होती है, ये क्या करती हैं? ये अवेयरनेस फैलाती हैं कि भाई वहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में बताना, उनको जोड़ना, ये इस तरीके के काम करती हैं। ऐसे ही मानस सखी बनाई है सरकार ने, जो क्या करेंगी? जो अवेयरनेस फैलाएंगी नशे के विरुद्ध, कि भाई आप नशा जो है इसके करने के क्या क्या नुकसान है, कैसे कैसे आपकी फैमिलीज, नशे से तो नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा तो है ही क्या, फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, आपकी इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नशे से ख़राब होती हैं। तो इसके लिए मानस सखी बनाई गई है, जो क्या करेंगी? अवेयरनेस फैलाएंगी। दूसरा इसकी टैगलाइन क्या है? जिंदगी को हाँ, नशे को ना। चलाया कहाँ गया है ये? हनुमानगढ़ में। किसके द्वारा? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा, शायद कानाराम नाम है वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जी का, तो उनके द्वारा ये चलाई गई है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे आते हैं कुछ अवार्ड्स हैं। तो राजस्थान में आपने देखा है कि भाई अमृता देवी विश्नोई अवार्ड्स दिए जाते हैं और राजीव गांधी अवार्ड्स दिए जाते हैं। कई सारे अवार्ड्स हैं जो वन के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो अमृता देवी विश्नोई अवार्ड्स जो है 75वां राज्य महोत्सव हुआ है, इनको इन श्रेणियों में अवार्ड दिए गए। दो श्रेणी में दिए जाते हैं, एक तो होता है वन, एक होता है वन्य जीव, और एक होता है मिक्स, इन दोनों का। तो तीन कैटेगरी में अवार्ड मिलते हैं। ये वाले जो दो अवार्ड है, ये पहला तो वन की सीरीज में वन विकास और संरक्षण श्रेणी, दूसरा अवार्ड है वन्य जीव संरक्षण श्रेणी। ठीक है, और जो तीसरा अवार्ड है वो इनकी मिक्स सीरीज में दिया जाता है। तो अभी हम इन दोनों की बात करते हैं। तो देखो 2019 में किसको मिला है? मैं वन वाले बात कर रही हूँ, वन विकास की। ठीक है, तो 2019 में किसको मिला है? 2019 में मिला है नारायण लाल कुमावत को। 2020 में मिला है श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल जी का अगर आपने नाम सुना हो तो ये इको फेमिनिज्म के जनक माने जाते हैं।
इको फेमिनिज्म इन्होंने क्या किया था कि भाई अगर लड़की, इको फेमिनिज्म पहले आप नाम से समझ लो, इको फेमिनिज्म, ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, आप मेंस में लिख सकते हो इसको। इको फेमिनिज्म यानी कि देखो, फेमिनिज्म तो गर्ल वुमेन को शो करता है, और इको इकोलॉजी यानी कि अपने एनवायरनमेंट को शो करता है। तो इको फेमिनिज्म इन्होंने ऐसे चलाया, इन्होंने बोला कि भाई जिस भी घर में लड़की पैदा होगी, लड़की के पैदा होने पे हम पेड़ लगाएंगे। क्या करेंगे? पेड़ लगाएंगे। तो इससे इको फेमिनिज्म हो गया कि भाई लड़की पैदा हुई तो लड़की को भी बढ़ावा मिल गया, और पेड़ लगाने से पेड़ों को भी बढ़ावा मिल गया। ठीक है। और दूसरी चीज इन्होंने कही थी कि भाई लड़की के पैदा होने पे सभी लोग मिलके, वहाँ के जो रीजनल लोग हैं वो लोग मिलके 11,000 रुपये इकट्ठा करेंगे। तो इस तरीके से उनके जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं उसमें भी वो काम आएंगे। तो इको फेमिनिज्म के जनक माने जाते हैं कौन? श्याम सुंदर पालीवाल। तो ये आपको नाम याद होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एथिक्स में भी यूज कर सकते हो आप इसको, किसी भी सब्जेक्ट में आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो वन विकास की श्रेणी में सबसे पहला अवार्ड 2019 में कौन लेके आए थे? नारायण लाल कुमावत लेके आए थे। 2020 में लेके आए हैं श्याम सुंदर पालीवाल। 2021 में अभिलाषा एवं बच्चू सिंह वर्मा, और 2022 में पवन कुमार जैन। तो चारों नाम एक साथ याद करो। एक पहला नाम क्या है? नारायण लाल कुमावत। क्या नाम है? नारायण लाल कुमावत। दूसरा नाम क्या है? श्याम सुंदर पालीवाल। तीसरा नाम क्या है? अभिलाषा और बच्चू सिंह। और चौथा नाम क्या है? पवन कुमार जैन। ठीक है। ये पवन कुमार जैन नाम के हमारे वो भी रह चुके हैं IAS। तो 4 नाम आपको याद होने चाहिए। पहला नाम N से है, फिर S से है, फिर A से है, फिर P से है। थोड़ा सा इस तरीके के ट्रिक्स बना के याद करोगे, फटाफट याद आ जाएगा। तो NSAP नारायण लाल कुमावत, श्याम सुंदर पालीवाल, अभिलाषा बच्चू सिंह और पवन कुमार जैन। NSAP नारायण लाल कुमावत, श्याम सुंदर पालीवाल, अभिलाषा बच्चू सिंह और पवन कुमार जैन। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे वन्य जीव कैटेगरी के। तो वन्य जीव कैटेगरी में क्या है? वन्य जीव कैटेगरी में क्या है? वन्य जीव कैटेगरी में इसको कैसे लिख लेना? NSAP। ठीक है। वन्य जीव कैटेगरी में क्या है? देखो 2020 से, ये वाला तो ड्रॉ कर रखा है, 2020 से गजेंद्र सिंह मांझी को मिला है, फिर पदम सिंह राठौड़ को मिला है, फिर मोहित शर्मा एवं दिव्या शर्मा को मिला है। तो क्या नाम हो गया? गजेंद्र सिंह मांझी, पदम सिंह राठौड़ और मोहित शर्मा, दिव्या शर्मा। गजेंद्र सिंह मांझी, पवन सिंह राठौड़, पवन नहीं है ये पदम है, गजेंद्र सिंह मांझी, पदम सिंह राठौड़ और मोहित शर्मा, दिव्या शर्मा। तो आपको इस तरीके से याद होना चाहिए, तो ये याद करो। और इसमें भी इंपॉर्टेंट ही हो जाता है 2022 वाला। ठीक है। तो इधर 2022 में कौन था? वन की कैटेगरी में पवन कुमार जैन। इधर 2022 में कौन है? मोहित शर्मा और दिव्या शर्मा, 2 लोग हैं, मोहित शर्मा एंड दिव्या शर्मा। ठीक है। आगे आता है राष्ट्रपति पुलिस पदक। तो जो पुलिसिंग लाइन है इसके अंदर हमारे 15 अगस्त और 26 जनवरी को अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो भी अच्छा परफॉर्म करता है उनको। तो इस बार 15 अगस्त को तो दिया गया है स्मिता श्रीवास्तव को और विनीता ठाकुर को। किसको? स्मिता श्रीवास्तव और विनीता ठाकुर को। ठीक है। उसके बाद 26 जनवरी को दिया गया है VK सिंह को। तो ये आपको याद होने चाहिए। एक तो है स्मिता श्रीवास्तव, एक है विनीता ठाकुर। ठीक है। फिर है VK सिंह। इन दोनों को तो मिला है 15 अगस्त को और इसको मिला है 26 को। ठीक है। तो 15 अगस्त को किसको मिला है? विनीता सिंह और स्मिता श्रीवास्तव को। और सॉरी, विनीता सिंह नहीं, विनीता ठाकुर और स्मिता श्रीवास्तव को तो 15 अगस्त को मिला है। क्या मिला है? राष्ट्रपति पुलिस अवार्ड। ठीक है। उसके बाद VK सिंह को कब मिला है? 26 जनवरी को। ये जो अवार्ड है ये 2 ही दिन दिया जाता है, एक तो 15 अगस्त और एक 26 जनवरी। ठीक है। इसके बाद आता है हिंदी सृजन राष्ट्रीय पुरस्कार। तो हिंदी सृजन राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वो प्रफुल्ल कुमार साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित हुए हैं, और प्रबोध कुमार गोमिल जो है वो हिंदी सृजन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। तो ये 2 नाम है। पहला नाम तो है प्रफुल्ल प्रभाकर, किससे? साहित्य श्री सम्मान से। उसके बाद है प्रबोध कुमार गोमिल, ये हिंदी सृजन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं। ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद करने, एक तो प्रफुल्ल प्रभाकर और एक प्रबोध। तो देखो इनको ऐसे याद करो, ये क्या है? प्रफुल्ल प्रभाकर और एक है प्रबोध कुमार गोमिल। ये तो है साहित्य श्री
और ये है हिंदी सृजन। तो थोड़ा सा ना कनेक्ट करके याद कर लो कि भाई नाम याद करने की जरूरत नहीं, या तो नाम याद कर लो या सरनेम याद कर लो, इतना तो आरपीएससी कंफ्यूज करती है नहीं। तो आप या तो याद कर लो कि भाई प्रफुल्ल को क्या मिला था, साहित्य मिला था, ठीक है। कोई दोस्त का नाम ले लो प्रफुल्ल, है ना, और उसको क्या मिला था, साहित्य मिला था, वो साहित्य पढ़ता था, उसमें उसका इंटरेस्ट था, ऐसे करके इसको याद कर लो। दूसरा प्रबोध कुमार गोमिल हिंदी सृजन, तो गोमिल या प्रबोध ने हिंदी बनाई थी, हिंदी सृजन किया था, ठीक है। तो इस तरीके से कनेक्ट करोगे तभी ये चीज़ें याद होगी, वरना नहीं होगी। बहुत सारी है, अभी तो केवल अगस्त का ही पढ़ रहे हैं। फिर आता है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, तो टीचर्स को अवार्ड मिलता है। पिछले साल शीला सुमन और अशोक आसोप इनको मिला था। इस बार मिला है हुकुम चंद्र चौधरी, बलजिंदर सिंह, इनको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अवार्ड मिला है। किस किस को, हुकुम चंद चौधरी और बलजिंदर सिंह। कौन कौन है, चौधरी और सिंह, सरनेम से भी आप याद कर सकते हो, तो वो भी इजी रहेगा कि सिंह और चौधरी को क्या मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला है। तो हुकुमचंद चौधरी और बलजिंदर सिंह, साथ में मेरे रिपीट करो, मैं इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। जितनी बार आप बोलोगे उतनी जल्दी आपको याद होगा। एक बार आप ट्राई करके देखना, किसी चीज़ को 4 बार 5 बार आप बोलोगे ना, तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी, चाहे वो केमिस्ट्री का कोई हार्ड से हार्ड फॉर्मूला ही क्यों ना हो, ठीक है। तो किसी चीज़ को 4 से 5 बार बोलो, फटाफट अपने आप दिमाग में बैठ जाएगी। तो 4-5 बार इसको बोलो, हुकुमचंद चौधरी बलजिंदर सिंह, हुकुमचंद चौधरी बलजिंदर सिंह, हुकुमचंद चौधरी बलजिंदर सिंह, ठीक है। इनको क्या मिला है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। आगे आते हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है वो राजभाषा के लिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को क्या मिला है, फर्स्ट अवार्ड मिला है। क्या मिला है, फर्स्ट अवार्ड। किसके लिए, राजभाषा के लिए, ठीक है। अच्छा, राजभाषा क्या है हमारी, हिंदी। अब आती है बायो E3 पॉलिसी। ये पॉलिसी सरकार ने इंट्रोड्यूस की है, बायो E3 पॉलिसी। ये इंट्रोड्यूस इसलिए की है कि भाई जो हमारी बायोटेक होती है, बायोटेक्नोलॉजी आपने पढ़ी है, जिसमें आपने पढ़ा होगा भाई IVF होता है और ये क्लोन बनाना होता है, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो इसको प्रमोट करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए, बायोटेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बायो E3 पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका फुल नेम है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी नीति। किस किस के लिए, एक तो अर्थव्यवस्था के लिए यानी पैसे के लिए, दूसरा पर्यावरण के लिए यानी इकोलॉजी के लिए, और तीसरा रोजगार के लिए। 3 चीजें हैं। इनके लिए क्या कर रहे हैं, जैव प्रौद्योगिकी नीति लेके आए हैं। कब लेके आए हैं, 24 अगस्त को, ठीक है, जैव विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए। तो इसके जो 6 विषय इन पर केंद्रित है और ये आपको याद करना है, क्योंकि कभी भी मेंस में, मैं वापस मेंस पे आ जाती हूँ, मेंस में पॉलिसीज डायरेक्ट पूछ ली जाती है, तो आपको याद होनी चाहिए। इस बार भी 1-2 पॉलिसीज पूछी गई थी, तो आपको पूछ सकते हैं वो कि भाई बायो E3 पॉलिसी क्या है, उद्देश्य बताओ, प्रावधान बताओ, विशेषताएं बताओ। तो ये कम से कम ये थोड़ा बहुत तो आपको याद होना चाहिए। तो देखो 6 क्षेत्र हैं इसमें, बायोकेमिकल, बायो एंजाइम और बायोपॉलीमर, ठीक है, इनको बढ़ावा देना है। स्मार्ट प्रोटीन, कार्यात्मक खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देना है। पहला तो 3 B है, B3 क्या क्या है, बायोकेमिकल, बायो एंजाइम, केमिकल एंजाइम और पॉलीमर। 3 चीजें हैं बायो में, केमिकल, एंजाइम और पॉलीमर। दूसरा क्या है, स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक खाद्य क्षमता, ठीक है। तीसरा क्या है, सटीक जैव चिकित्सा, जैसे सिकल सेल एनीमिया के लिए जीन थेरेपी, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया बीमारी होती है ना, जिसमें जो आपकी RBC है वो इस टाइप की हो जाती है, और ना इसको, ये ब्लड वेसल है, इसको ब्लॉक कर देती है, ये सिकल सेल एनीमिया है, ठीक है। तो सिकल सेल एनीमिया के लिए क्या यूज कर रहे हैं, जीन थेरेपी। जीन थेरेपी पढ़ी है ना आपने उसमें, बायोटेक्नोलॉजी में। फिर आता है जलवायु लचीली कृषि और कार्बन कैप्चर और इसका उपयोग, समुद्री और अंतरिक्ष अनुसंधान। तो ये 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। पहला तो B3 है, जिसमें बायोकेमिकल है, बायोपॉलीमर है और बायो एंजाइम है। तीसरा क्या है, सटीक प्रोटीन, स्मार्ट प्रोटीन और कार्यात्मक क्षमता। तीसरा क्या है, सटीक जैव चिकित्सा वाले सिकल सेल एनीमिया के लिए जीन थेरेपी यूज करना। चौथा है जलवायु लचीली कृषि। 5वां है कार्बन कैप्चर और इसका यूज, और छठा है समुद्री एवं अंतरिक्ष अनुसंधान, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। और मेन बात आपको ये याद होनी चाहिए कि बायो E3 पॉलिसी आई कब थी, 24 अगस्त को आई थी। इनको वो ऑप्शंस में देके पूछ सकता है कि ये इसमें था या नहीं था, तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद देखते हैं विज्ञान धारा योजना। विज्ञान धारा योजना जो है वो 24 अगस्त को इंट्रोड्यूस की गई थी, जिस दिन बायो E3 पॉलिसी आई थी उसी दिन, ठीक है। उद्देश्य
देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ साथ अनुसंधान, नवाचार एवं प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना। कुल मिला के साइंस, टेक, रिसर्च, इसमें क्या करना है, नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा देना है, यानी कि क्रिएटिविटी करनी है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि विज्ञान धारा योजना क्या है कि साइंस टेक के क्षेत्र में नवाचारों को और अनुसंधानों को और प्रौद्योगिकी के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। 3 चीजों को, किस किस को, रिसर्च को, क्रिएटिविटी को और टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है मिलियनियर्स, मिलियन डिजाइनर्स, बिलियन ड्रीम्स। ठीक है, तो देखो क्या कहना चाह रहा है, मिलियन तो डिजाइनर है और ड्रीम्स कितने हैं, बिलियंस हैं। ठीक है, तो ये पहल है, ये है कि अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, NRLM, सर्वे में पढ़ा था हमने NRLM। ठीक है, इसके अंतर्गत चलाई गई है ये। इसका लक्ष्य क्या है कि जो ग्रामीण नेतृत्व करता है और अग्रिम पंक्ति के एजेंट हैं, उनको ग्रामीण उद्यमियों को प्रभावी समाधान खोजने के कौशल से लैस करना। कुल मिला के ये है कि भाई जो अंत्योदय योजना और NRLM चलती है, हमारे आजीविका के माध्यम से चलती है ना NRLM, और अंत्योदय योजना चलती है जिसमें अनाज वितरित किया जाता है, 1 रुपए किलो में गेहूं दिया जाता है, वो अंत्योदय योजना है। ठीक है, तो इस मिशन के अंतर्गत क्या है कि भाई गांव जो होता है, जैसे शहरों में तो क्या होता है कि हर इंसान ये है कि अपने घर में खुद में एक मुखिया होता है और वही डिसीजंस लेता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन गांव में एक ऐसा माहौल होता है कि सब साथ में मिलकर चलते हैं, जैसे कोई बड़ा है, किसी की एज ज़्यादा है तो उनकी बात मानते हैं, इस तरीके से चलता है। तो गाँव में जो भी नेतृत्व करता है, यानी लीडर है जो भी वो, या फिर अग्रिम पंक्ति का जो एजेंट है, जो भी एजेंट है उसका, उसको है ना क्या देना है, इनको, इसको कौशल देना है, कौशल देंगे इसको। ठीक है, बस ये इसका टारगेट है कि जो भी नेतृत्व करता है या जो भी एजेंट है उसको क्या देना है, कौशल देना है। और इसका संचालन लीप के माध्यम से होगा। लीप का मतलब होता है लाइवलीहुड एम्पावरमेंट अगेंस्ट पॉवर्टी। ठीक है, गरीबी के विरुद्ध ये अभियान है, किसका, आजीविका का और आजीविका सशक्तिकरण का। तो ये लीप की फुल फॉर्म है, लीप के माध्यम से इसका संचालन किया जाएगा। आपको याद रखना है, मिलियनियर्स, डिजाइनर्स, बिलियन ड्रीम्स क्या है, अंत्योदय और NRLM के मिशन के अंतर्गत आ रही है। और गांव के जो भी नेतृत्व करता है, इनको कौशल देना है, और कैसे देना है, लीप के माध्यम से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है औद्योगिक स्मार्ट सिटी। तो 28 अगस्त को, अच्छा इसका एक लोगो और दिखा देती हूँ मैं आपको। देखो ये तो रहा मिलियन डिजाइनर्स, बिलियन ड्रीम्स। ठीक है, ये रहा वो बायो E3 पॉलिसी, पढ़ा था हमने, बायोपॉलीमर एंड एंजाइम, स्मार्ट प्रोटीन फंक्शनल फूड्स, प्रिसीजन बायोथेरेपिक्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, मरीन एंड स्पेस रिसर्च, समुद्री और अनुसंधान खोज, हाई वैल्यू बायोबेस्ड केमिकल्स। तो ये 6 सेक्टर्स थे इसके, जो अभी अपन ने याद किए थे। कौन सी पॉलिसी है, बायो E3 पॉलिसी, टारगेट स्ट्रेटेजिक सेक्टर फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, ये 12 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज लॉन्च की गई हैं, 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर की घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये पढ़ लेते हैं अब क्या है ये। तो 28 अगस्त को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास के तहत 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों को मंजूरी प्रदान की गई है। कितने हजार करोड़ रुपए का खर्चा है इसमें, 28,602 करोड़ का। सिटी कौन सी है, खुरपिया उत्तराखंड से है, राजपुरा पटियाला पंजाब से है, दिघी महाराष्ट्र से है, पलक्कड़ केरल से है, आगरा यूपी से है, गया बिहार से, प्रयागराज यूपी से। तो आप सारे मत याद करना, कॉमन याद कर लो। जैसे यूपी के 2 हो गए, आगरा, प्रयागराज, गया बिहार का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखो आंध्र प्रदेश में ओवरकल और कोप्परथी है, जोधपुर पाली राजस्थान। तो ये आपको याद होना चाहिए भाई कि औद्योगिक स्मार्ट शहर में राजस्थान का कौन सा जिला लिया गया है, जोधपुर पाली राजस्थान। ठीक है, और PMJ ये किसी काम का नहीं है। तो ये 12 आपको याद होने चाहिए, 12 में से कुछ याद कर लेना। जैसे यूपी के 2 याद कर लिया, आगरा प्रयागराज, बिहार का गया याद कर लिया, और राजस्थान का कौन है, जोधपुर पाली। ठीक है, अब आता है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली DSS। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर, कब आता है अंतरिक्ष दिवस, चंद्रयान 3 की लैंडिंग कब मानी गई थी सक्सेसफुली, 23 अगस्त। ठीक है,
तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उसे अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए, कहाँ पे, कृषि क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए कृषि निर्णय सहायता प्रणाली DSS का लॉन्च किया गया है। ये पहला डिजिटल भूस्थानिक प्लेटफॉर्म है। देखो होगा क्या कि ये बोल रहे हैं कि एग्रीकल्चर में किसको यूज कर रहे हैं हम, स्पेस टेक्नोलॉजी को। तो स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है, स्पेस में क्या होता है, सैटेलाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, या तो इमेजेस भेजेंगे, इमेजेस भेजते हैं ना कि भाई कहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये क्या करेंगे, उपग्रह चित्र भेजेंगे, मौसम की जानकारी पता चलेगी, जलाशय भंडारण पता चलेगा, भूजल और मृदा स्वास्थ्य जानकारी सहित व्यापक डेटा तक सहज पहुंच करवाएंगे। तो कृषि निर्णय सहायता प्रणाली क्या है कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर के एरिया में यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे कि डिजिटल भूस्थानिक प्लेटफॉर्म के रूप में बन जाएगा ये, और ये क्या करेगा, उपग्रह की चित्र, मौसम की जानकारी और इस तरीके की चीजें आपको दे देगा। ठीक है, आगे आता है शिल्प दीदी कार्यक्रम। तो शिल्प दीदी कार्यक्रम में क्या है कि 16 से 31 मई होगा ये, 16 से 31 अगस्त तक नई दिल्ली में शिल्प दीदी महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसकी शुरुआत 2024 जून में 100 दिन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत हुई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, महिला कारीगरों में आर्थिक सशक्तिकरण करना और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। टोटल 30 शिल्प कार्यक्रम शामिल है। शिल्प मतलब 30 तरीके के काम शामिल हैं, और 23 राज्यों में 72 जिले और 100 महिला। कुल मिलाकर शिल्प दीदी का मतलब है कि देखो दीदी से पता चल रहा है कि फीमेल ओरिएंटेड स्कीम है ये, जैसे एक लखपति दीदी भी थी। तो फीमेल्स को क्या करेंगे, ये इकोनॉमिकली एम्पावर करने के लिए और फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए। तो 30 तरीके के शिल्प हैं जिसमें 100 दिन के पायलट प्रोजेक्ट की तरह ये काम करेगा। दिल्ली से चालू है। आपको याद रखना है कि भाई न्यू दिल्ली का है ये, 16 से 31 तक का था, और इसमें 100 दिन का पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। 30 तरीके के काम है। ठीक है, और उद्देश्य इसके घटक क्या क्या है, देखो ई प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ई कॉमर्स ऑन बोर्डिंग, उद्यमिता विकास करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करेंगे, नियामक और सोशल मीडिया ऑन बोर्डिंग और विपणन के अवसर, मार्केटिंग के जो भी अवसर है वो उनको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, फिर आता है सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण, रीसेट कार्यक्रम। तो इसमें यह है कि भाई जो खिलाड़ी सेवानिवृत्त हो जाता है, यानी कि जो रिटायर हो जाते हैं या किसी और कारण से नहीं खेल पाते, तो उनके लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो युवा मामले, अच्छा खेल स्पोर्ट्स आपने अगर पढ़ी हो तो युवा मामले और खेल मंत्रालय चलाता है। तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा 29 अगस्त को दिल्ली में रीसेट कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। सेवानिवृत्त खिलाड़ियों में आवश्यक ज्ञान कौशल में सशक्त उनके कैरियर का विकास करने के लिए। ठीक है, कौन कौन लोग हैं इसके अंदर, तो एथलीट जो सक्रिय खेल करियर से सेवानिवृत्त हुए हैं। ठीक है, एज 20 से 50 के बीच में होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पदक, राज्य पदक, राष्ट्रीय खेल, या तो अंतर्राष्ट्रीय पदक मिला हो, इंटरनेशनल मेडल, या फिर स्टेट मेडल मिला हो, या फिर राष्ट्रीय खेल महासंघ, भारतीय ओलंपिक, युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हो। 3 तरीके के लोग हैं, या तो अंतर्राष्ट्रीय पदक मिला हो, या राष्ट्रीय पदक मिला हो, या फिर ये ओलंपिक युवा मामले मंत्रालय में भाग ले चुके हो। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट को कौन चला रहा है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान ग्वालियर, ये चला रहा है। तो ये 2 संस्थान थे ना, आपने पढ़े होंगे, एक तो लक्ष्मीबाई है, एक महाराणा प्रताप है स्पोर्ट्स में। तो उसमें से लक्ष्मीबाई वाला चला रहा है ये, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में है ये, सॉरी मध्य प्रदेश ग्वालियर में है ये। और इसमें 5 तरीके के लोग हैं, एक तो एथलीट जिन्होंने करियर से रिटायर हो गए हो, 20 से 50 की एज हो, तीसरा इनको इंटरनेशनल मेडल मिला हो अंतर्राष्ट्रीय, दूसरा स्टेट मेडल मिला हो, या फिर तीसरी कंडीशन ये है कि या तो ये जो खेल महासंघ और ओलंपिक युवा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में भाग ले चुके हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आदर्श सौर गांव। तो आदर्श सौर गांव जो है वो पीएम सौर्यघर योजना के तहत चल रहा है। पीएम सूर्यघर योजना में क्या था कि भाई छत पे रूफटॉप पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा 9 अगस्त को पीएम सूर्यघर योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर गांव बनाया जाएगा। कहाँ पे, हर जिले में। आजकल ये आदर्श बनाने का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है कि भाई जैसे आप पढ़ा होगा आपने आदर्श सांसद ग्राम योजना हो गई, और इस तरीके से सर्वे में पढ़े होंगे ना आपने कि गाँव को आदर्श बनाना, शहर को आदर्श बनाना। तो इसी तरीके से ये किसको आदर्श बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जिले में एक आदर्श सौर गाँव बना रहे हैं। ठीक है, तो आदर्श सौर गाँव में ये है कि आप जो है लक्ष्य इसका ये है कि सौर ऊर्जा को
बढ़ावा देना, ग्रामीण समुदायों को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनाने का काम करते हैं ये, ठीक है। तो कुल मिला के क्या करेंगे, ये सेल्फ रिलायंस बनाना इनको एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए। फिर आता है जियो पारसी योजना पोर्टल। तो सरकार जियो पारसी योजना चलाती है। जियो पारसी योजना मतलब जो, जैसे आपने सुना होगा कि जो भी कैटेगरीज जो है विलुप्त होती जा रही है या कम होती जा रही है, विलुप्त तो खैर जानवर होते हैं, कम होती जा रही है मतलब जिनकी जनसंख्या दिन पे दिन, तो उनको प्रमोट करती है सरकार। तो ऐसे ही ये पारसी जो है ये भी बहुत कम है हमारे यहाँ पे, तो उसको प्रमोट करने के लिए देखो जियो पारसी योजना चलाई थी, पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटने के लिए। इसी से जुड़ा हुआ ये पोर्टल है जियो पारसी योजना पोर्टल। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने ये वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन करने, आवेदन की स्थिति की जांच करने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी मोड के माध्यम से ऑनलाइन वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। तो कुल मिला के जियो पारसी स्कीम तो चलती है कि भाई पारसी समुदाय को बढ़ाने के लिए, जनसंख्या घट रही है जो, उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन जियो पारसी पोर्टल क्या करता है, ये डीबीटी के माध्यम से पैसा देने के लिए स्कीम चलाई गई है। और ये जो है ये कौन चला रहा है, किरण रिजिजू। कौन है ये, अल्पसंख्यक मामलात मंत्रालय, ठीक है, सॉरी अल्पसंख्यक मामले के मंत्री हैं ये। फिर आता है जन पोषण केंद्र। तो जन पोषण केंद्र में क्या है कि जन पोषण केंद्र में यह है कि 60 उचित मूल्य की दुकानों, 60 उचित मूल्य की दुकान जो है, एक सेकेंड, 60 उचित मूल्य की जो दुकानें उनको जन पोषण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि जो जहाँ से राशन बंटता है उन दुकानों को जन पोषण केंद्र बनाया जाएगा। वहाँ पे सूचना या अवेयरनेस दी जाएगी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, जन पोषण केंद्र याद रखना इसको। फिर आती है एक सुभद्रा योजना। तो सुभद्रा योजना चलाई गई थी बेसिकली विमेंस को पैसे देने के लिए। तो 21 से 60 साल की जो महिलाएं, कितने की, 21 से 60 साल की महिलाएं, ठीक है, उनको कितनी महिला, 1 करोड़ से अधिक। ये स्कीम ओडिशा की है। तो उनके लिए ऐसा था कि देखो 2 त्योहार आते हैं, एक तो आता है 8 मार्च को विमेंस डे, एक होती है रक्षाबंधन। तो सरकार ने बोला कि भाई हम 10,000 रुपये देंगे, 2 किश्तों में देंगे। कब कब देंगे, 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, और दूसरा देंगे हम रक्षाबंधन के दिवस पर। यानी कि 5-5 हज़ार रुपये करके ये 2 बार दे देंगे। कितने साल की अवधि के लिए देंगे, ये देंगे 5 साल के लिए, ठीक है। स्कीम कहाँ की है, उड़ीसा की है। एज कितनी रिक्वायरमेंट है बेनिफिशियरी की, 21 से 60 साल, ठीक है। और इसमें क्या था कि भाई अन्य सरकारी, एक कंडीशन ये है कि किसी और सरकारी योजना के तहत 1500 रुपये या अधिक मासिक रूप से नहीं मिलने चाहिए। या फिर देखो 1500 रुपये अगर मंथली मिल रहे हैं तो साल भर के कितने हो गए, 18,000 हो गए ना। तो वही बात है कि या तो ये बोल रहे हैं कि 1500 रुपये मंथली नहीं मिलने चाहिए, या फिर 18,000 रुपये टोटल इसको साल के मिलने नहीं चाहिए। जिसको नहीं मिल रहे वही इसके लिए कौन है, पात्र। तो सुभद्रा योजना 21 से 60 साल की महिलाओं के लिए है, जिनको रक्षाबंधन और ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उत्सव पर कितने पैसे दिए जाएंगे, 5-5 हज़ार रुपये 2 किश्तों में, यानी कि 10,000 रुपये टोटल दिए जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे आती है लखपति दीदी सम्मेलन। तो एक सरकार ने लखपति दीदी योजना चलाई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि भाई जो विमेंस है इंडिया की, उनको ट्रेनिंग देके और इस तरीके की चीज़ें देके सेल्फ रिलायंट बनाना, कि वो साल भर में कम से कम लाखों रुपए कमा सकें। तो 25 अगस्त को जलगांव महाराष्ट्र में आता है, 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। भारत सरकार ने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। तो बस आपको याद रखना है लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। इसके बाद आता है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। तो ये इंटरफेस ये चलाया गया था कि भाई जैसे लोन लेते हैं तो लोन लेना क्या है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो लोन लेने को ऑनलाइन पोर्टल पे पहुंच कराने के लिए, या फिर बहुत इजीली आपकी पहुंच हो लोन तक, उसके लिए ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च किया गया है। ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो इंस्टेंट क्रेडिट, यानी कि फटाफट से क्रेडिट मिल जाएगा आपको, टाइम नहीं लगेगा। तो गवर्नर शक्तिकांत दास है हमारे आरबीआई के गवर्नर, उनके द्वारा लॉन्च की गई थी। कैसा प्लेटफॉर्म है ये, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें एकीकृत ऋण इंटरफेस के रूप में तैयार किया गया है। कैसे तैयार किया गया है, एकीकृत
यूनिफाइड लोन इंटरफेस या फिर यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के रूप में। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के ऋण क्षेत्र को डिजिटल कर ऋण तक सभी की निर्बाध पहुंच। तो आपको तो ये याद रखना है भाई कि इजी अप्रोचेबल हो, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। किसने? शक्तिकांत दास ने। ठीक है। थैलीसीमिया बाल सेवा योजना, तो ये योजना जो है ये कोल इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है। कुल मिला के इसमें है क्या, पहले मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि आपने पढ़ा CSR एक्टिविटीज़ होती हैं। CSR एक्टिविटीज़ के तहत क्या होता है कि कंपनी को लास्ट 3 साल में जो भी बेनिफिट हुआ है उसका 2% वो कहाँ पे यूटिलाइज करेगी? सोशल रिक्वायरमेंट्स पे यूज़ करेगी। ठीक है। जैसे इंडियन ऑयल का प्रोजेक्ट चीता भी चला था, तो उसी पे डिपेंड है ये। तो भारत सरकार सबसे पहले तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है इसकी एक CSR पहल है ये। इसके तहत ये क्या करता है? 2 तरीके की बीमारी होती है, एक तो होती है थैलेसीमिया, एक होती है एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। तो थैलीसीमिया और एप्लास्टिक एनीमिया से जो भी बच्चे पीड़ित हैं उनको अस्पतालों में उपचार के लिए कितने पैसे दिए जाएंगे? 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। किसके द्वारा दिए जाएंगे? कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है। 8 लाख से कमाने वाले परिवारों को मिलेंगे ये, कि इनकम कितनी होनी चाहिए? 8 लाख से कम होनी चाहिए। अब देखो इसमें 500 अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर दिए गए हैं अब तक, और ये स्कीम है किसकी? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की। ठीक है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या हिंदी में ही देख लो, आपको हिंदी में जल्दी याद हो जाता है। स्वास्थ्य व ठीक है। तो 2 तरीके की बीमारी हो गई, एक तो थैलीसीमिया और एक एप्लास्टिक एनीमिया। इसके लिए 10 लाख रुपए देगा कौन? कोल इंडिया लिमिटेड देगा। किसको देगा? जिस परिवार की इनकम 8 लाख रुपए से कम है। और मिनिस्ट्री कौन चला रही है इसको? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय चला रहा है। ठीक है। और अब तक टोटल कितने ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं? 500 ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किए जा चुके हैं। अब आता है मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, MDA। देखो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये अभियान 6 राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। इनके 6 जिलों को, 63 जिलों को लक्षित करेगा। दवाओं का घर घर जाकर वितरण किया जाएगा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को वैश्विक समय सीमा से पहले उन्मूलन करने का लक्ष्य। तो देखो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग दवाई को भी कहते हैं, तो ड्रग से रिलेटेड है ये कि भाई घर घर जाकर वितरण किया जाएगा। एक बीमारी है ये लिम्फेटिक फाइलेसिस। ठीक है। इसके लिए ये चलाई गई है स्कीम कि भाई घर घर जाकर क्या किया जाएगा? दवा का वितरण किया जाएगा, ताकि ये बीमारी का क्या किया जा सके? एडिकेशन यानी कि उन्मूलन यानी खत्म किया जा सके। ठीक है। और ये कहाँ पे चलाया गया है? ये 6 राज्यों में चलाया गया है। इसको ऐसे याद कर लो। छह राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो है बिहार, फिर आता है झारखंड, फिर आता है कर्नाटक, फिर आता है उड़ीसा, फिर आता है ये रहा कर्नाटक, फिर आता है तेलंगाना, ये आता है यूपी। ठीक है। फिर 6 जगह चलाया गया है। कहाँ कहाँ पे? ऊपर के 3, नीचे के 3, बिहार, यूपी, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। बिहार, यूपी, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा। ठीक है। एक आता है प्रोजेक्ट नमन। प्रोजेक्ट नमन क्या है कि वही जो आपके रक्षा पेंशन भोगी हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं उनके परिवारों को सहायता देने के लिए चलाया गया है ये। चलो, तो इसके बाद ये जो प्रोजेक्ट नमन है इसको हम अगली क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू। और अभी तक हमने अगस्त के करंट अफेयर में हमने पर्सनैलिटीज़ पढ़ ली हैं, हमने स्कीम्स पढ़ ली हैं, और अभी हमने कुछ नेशनल करंट अफेयर पढ़ा था। अब इसके बाद हम इसमें कुछ अवार्ड्स वगैरह कंप्लीट करेंगे, स्पोर्ट्स को कंप्लीट करेंगे। ये वाले सेक्शंस को कंप्लीट करके अगस्त के करंट अफेयर को ख़त्म करेंगे, और ख़त्म करने के बाद हम नेक्स्ट मंथ का करंट अफेयर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।